वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और शो का वो पड़ाव जहां पर दर्शकों को इंतज़ार होता है उनके सवालों के जवाब का। और आज के सवाल जवाब के सेशन की खास बात यह है कि हमने तमाम जो सवाल हैं वो यूट्यूब से लिए हैं। हमारे दर्शक लगातार यूट्यूब पर हमारा शो देख रहे हैं और कमेंट बॉक्स में जो है अपने सवाल छोड़ देते हैं और वहीं से उनके सवालों को हम शो में शामिल करते हैं। और इस वक्त अगर आप भी हमारा शो देख रहे हैं लाइव यूट्यूब पर तो अपने सवाल झटपट छोड़िए कमेंट बॉक्स में, ताकि आपके सवालों को हम झटपट शो में शामिल करें और हमारे एक्सपर्ट आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करें। मेरे साथ आपके सवालों के जवाब देने के लिए हेमंत उस्तगी, सीईओ वाइस इन्वेस्ट, जुड़ गए हैं। हेमंत जी, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और बेहद खास पेशकश आज हमारी, क्योंकि फोकस हमारा यूट्यूब से जुड़े सवालों पर है। और हमारे दर्शक यूट्यूब के तपश हमारे साथ फोन लाइन पर भी इस वक्त जुड़ गए हैं। तपश, नमस्कार। चलिए, मेरे ख्याल से ये फ़ोन लाइन पर जुड़ नहीं पाए हैं। सवाल इनका मेरे पास है, हेमंत जी आपके पास भी होगा। क्वांट स्मॉल कैप इन्होंने ले रखा है और 2000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं और 20 साल तक जो है इन्हें इसमें पैसे लगाने हैं। इनका लक्ष्य जो है वो 1 करोड़ का है। जितने भी यूट्यूब के हमारे दर्शक हैं उनसे दरख्वास्त होगा कि अपना सवाल अगर आप कमेंट बॉक्स में छोड़ रहे हैं और अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल वहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको सामने से कॉल करें और आपका सवाल जो है वो आपके साथ हमारे एक्सपर्ट को पेश करें। तो चलिए, यूट्यूब पर तपस का सवाल जो क्वांट स्मॉल कैप फंड को लेकर है, इनका सवाल का हम डायरेक्ट जवाब दें हेमंत जी, उससे पहले इस पूरी कैटेगरी में क्वांट का स्मॉल कैप फंड हमने देखा है कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ भी दिखाई दिया है। और अब तो खैर तमाम स्मॉल कैप फंड्स जो हैं वो बेहतरी की ओर ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं परफॉर्मेंस के लिहाज से। लेकिन इस पूरे फंड का जो स्टॉक मिक्स है या जो एक्सपोजर है वो किस तरह की स्मॉल कैप कंपनियों में है और किस तरह की स्ट्रैटेजी इस स्मॉल कैप फंड में अपनाई जाती है? देखिए कविता, जब हम स्मॉल कैप की बात करते हैं तो बेसिकली जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत बड़ा यूनिवर्स है वहां पे। क्योंकि जो टॉप 250 कंपनीज है उसमें लार्ज और मिड कैप होते हैं, उसके बाद जितनी भी कंपनीज हैं वो स्मॉल कैप में सेगमेंट में आती हैं। तो बहुत बड़ा सेगमेंट है और वहां पे ये ऐसा भी सेगमेंट है जहां पे काफी कंपनीज जो है उनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन वो काफी कंपनियां ऐसी भी हैं जो अंडर रिसर्च है। लिक्विडिटी भी एक इशू होती है। तो जनरली अगर आप देखें, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि क्वांट का जो स्मॉल कैप फंड है इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। इसके अलावा एक दो फंड्स और हैं जिन्होंने काफी कंसिस्टेंटली, जैसे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो ये जितने भी फंड्स हैं इनकी ज्यादातर फोकस जो है उन स्मॉल कैप कंपनीज पे होता है। ऑफकोर्स ग्रोथ पे तो होता ही है, लिक्विडिटी एक बड़ा इशू होता है वहां पे देखने का। तो क्लियरली ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनमें वो देखते हैं कि कहाँ पे पोटेंशियल है, कहाँ पे लिक्विडिटी है और किस तरह का आगे वो ग्रोथ देख रहे हैं। तो उन सब चीजों का फोकस करके, और यहाँ पे यूजुअली क्या होता है, जैसे आप मिड कैप और लार्ज कैप में देखें तो कभी कभी सेक्टर कंसंट्रेशन भी होता है, बट यूजुअली स्मॉल कैप में ऐसा नहीं होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टॉक सिलेक्शन, क्योंकि वहीं पे आप अपनी परफॉर्मेंस के अंदर डिफरेंशिएशन लेके आते हैं। कि अगर सवाल पर हम बढ़ें, इनका जो पोर्टफोलियो मिक्स है या जो पूरा इन्होंने बना रखा है अपना, मैं उम्मीद करती हूँ रणनीति के तहत बना रखा होगा पोर्टफोलियो, उसकी जानकारी हमारे पास है नहीं, बहुत सीमित जानकारी है अहमद जी। अब ऐसे में इनको अगर ये लक्ष्य केवल एक स्मॉल कैप फंड के जरिए ही अचीव करना हो तो ये कितना रिस्की हो जाएगा? देखिए कविता, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि 20 साल का समय है इनके पास शायद, और इनका जो लक्ष्य है वो 1 करोड़ का है। तो पहली बात तो ये है कि जब भी आप एस्टिमेट कर रहे हैं रिटर्न को अपनी, अगर चाहे आपका टाइम 20 साल भी हो तो भी हम यूजली कहते हैं कि 12% के हिसाब से चलो, तो इनको करीब 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी हर महीने अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। अभी जो करंटली इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 2,000 रुपए है, और पूरी की पूरी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक स्मॉल कैप फंड में है। मुझे लगता है 20 साल के लिए जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली स्मॉल कैप फंड की जगह है आपके पोर्टफोलियो में, लेकिन पूरा का पूरा पैसा वहां लगाना बिल्कुल सही नहीं है। अब इनके लक्ष्य को पूरा करने के लिए, जैसे मैंने कहा, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे। एक तो या तो अपनी वो एसआईपी को 8,000 रुपए से बढ़ाएं। दूसरा, अगर वो ऐसा नहीं कर सकते एक समय पे ही बढ़ाने की, तो एक दूसरी ऑप्शन इनके पास ये है कि वो हर साल
अगर अपनी एसआईपी को 20% से बढ़ाएं, जिसको हम स्टेप अप एसआईपी बोलते हैं, तो ये अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर इनका लक्ष्य 1 करोड़ है, तो ये अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, दोनों में से कोई भी तरीका अपनाएंगे यहाँ पे, तो डेफिनेटली इस फंड में बने रहें। बट जैसे मैंने कहा, इकलौता फंड है तो नहीं, क्योंकि फिर वो थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। इसके बाद अगर वो चाहें कि अपने पोर्टफोलियो में कुछ फंड्स को शामिल करें, तो जैसे मैंने कहा कि लार्ज और मिड कैप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो 2 फंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में, जैसे एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप और कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी, अगर ये अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, तो सही बैलेंस भी होगा, अच्छे कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग फंड भी मिलेंगे, और जो एग्रेशन है पोर्टफोलियो में थोड़ा कम होगा। तो आई थिंक ये स्ट्रैटेजी बनाएं तो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। ये हम आगे बढ़ते हैं और अगले हमारे जो YouTube के दर्शक हैं उनका सवाल लेते हैं। अरुण सोलंकी ने YouTube पर हमें ये सवाल अब टाटा स्मॉल कैप फंड के लिए पूछा है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं। मेरे ख्याल से एक चीज़ और एक ट्रेंड तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है हेमंत जी, कि सभी जो है स्मॉल कैप की ओर अपना रुख रख रहे हैं, और वाजिब भी है, क्योंकि जिस तरह की चाल और मुनाफा दिखाई दे रहा है, अधिकतर सवाल मुझे लगता है स्मॉल कैप कैटेगरी को लेकर ही है। अब टाटा का स्मॉल कैप फंड आपको कैसा लगता है, इसके बारे में कुछ, इसके पोर्टफोलियो मिक्स और एक्सपोजर के बारे में बताइए, क्योंकि स्मॉल कैप का यूनिवर्स इतना बड़ा होता है हेमंत जी, और यहाँ पर केवल स्मॉल कैप नहीं, माइक्रो कैप की बात हो जाती है बहुत सारी स्मॉल कैप की कैटेगरी में। तो फंड मैनेजर की काबिलियत भी समझ में आती है अगर वो अच्छी तरह की कंपनियां शामिल करे। टाटा स्मॉल कैप में क्या खूबी है? हाँ, देखिए, जैसे हमने पहले कहा कविता कि आई थिंक जब हम स्मॉल कैप फंड्स की बात करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह की कंसिस्टेंसी है परफॉर्मेंस में, किस तरह की क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स है, किस तरह का डाइवर्सिफिकेशन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अगर मैं टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करूं, तो मैं कहूंगा एक डिसेंट फंड है। बट अगर आप मुझे पूछे कि इससे बेहतर फंड किसी इन्वेस्टर के लिए अवेलेबल है, तो जैसा मैंने शो में भी पहले कहा, हमने क्वांट की बात की, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात की, एचडीएफसी स्मॉल कैप की बात की, तो कहीं ना कहीं 2-3 चीजें आपको देखनी है कि कितना लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, किस कंसिस्टेंसी से फंड ने परफॉर्म किया है। तो मुझे लगता है कि जैसे हमने पहले भी कहा कि जब आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली स्मॉल कैप का की जगह आपके पोर्टफोलियो में है। और ये बात बिल्कुल सही है कि ये एक नया ट्रेंड हमको दिख रहा है कि एक्सपोजर जो है वो स्मॉल कैप में थोड़ा बढ़ रहा है, जो होना भी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक इस ऐसे फेज में होते हैं मार्केट में, आपको लगता है एक पर्टिकुलर सेगमेंट का रनवे जो है काफी अच्छा रह सकता है, तो डेफिनेटली आप उसमें अपनी एलोकेशन को बढ़ाएं। तो मुझे लगता है कि जैसा मैंने कहा, डिसेंट फंड है, बट इससे बेटर फंड है यहाँ पे। तो अगर आपके पास एक ही स्मॉल कैप फंड है, तो मुझे लगता है जो 3 फंड हमने बात की, उनमें से अगर एक रखेंगे तो वो ज्यादा बेहतर हो। चलिए अरुण सोलंकी साहब, YouTube पर हमें देखते हैं, तो आपके सवाल का जवाब जो है हमने अभी दिया है। और अगला सवाल मैं पूछना चाहती हूँ नीता धर्मश्री का, और इन्होंने भी YouTube के ज़रिए अपना सवाल हमें भेजा है। ये कह रही हैं इनका जो मौजूदा पोर्टफोलियो है उसमें कोटक इमर्जिंग इक्विटी इनके पास है, HDFC का इंडेक्स फंड लिया हुआ है निफ्टी 50 प्लान का, और पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप लिया हुआ है, और 10 लाख रुपए लमसम भी निवेश करना चाहती हैं, और 3 साल से ज़्यादा का इनका जो है वो नज़रिया है। तो 3 साल से ज़्यादा का नज़रिया क्या इस तरह की रणनीति के लिए पर्याप्त होगा हेमंत जी, या थोड़ा सा आपको लगता है कि रिस्क को डाइवर्सिफाई करें तो बेहतर होगा? देखिए कविता, मैं मान के चल रहा हूँ कि इनका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, शायद उसका टाइम होराइजन अलग है, और अभी जो इनको इन्वेस्टमेंट करनी है 10 लाख की, जैसा उन्होंने कहा कि करीब 3 साल का इनके पास टाइम होराइजन है। तो मुझे लगता है जब भी आप ऐसे जब डिसीजन लेते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अपने टाइम होराइजन में क्लैरिटी रखना। तो अगर मैं ये मान के चलूँ कि इनका 3 साल का टाइम होराइजन है, तो डेफिनेटली उतना लंबा टाइम होराइजन नहीं है, इवन इफ अगर आप लमसम भी इन्वेस्ट कर रहे हो, कि आप पूरा पैसा जो है इक्विटी में लगाएं। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह के टाइम होराइजन के लिए जो हाइब्रिड फंड्स है वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो और यहाँ पे भी आप एक मिक्स ले सकते हैं, एग्रेसिव इक्विटी हाइब्रिड फंड्स के और बैलेंस एडवांटेज फंड का। तो मेरी रिकमेंडेशन उनके लिए रहेगी कि अगर 3 या 3.5 साल का इनका टाइम होराइजन है, तो इसमें 2-3 फंड जो है हाइब्रिड कैटेगरीज के लिए, जैसे आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी इंडेक्स, जो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में काफी बेहतरीन फंड है, काफी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, वहां पे 4 लाख डाल सकते हैं। और बाकी जो 2 फंड उनके जो फंड पोर्टफोलियो में रह सकते हैं, वो बैलेंस एडवांटेज में है, कोटक बैलेंस एडवांटेज और निप्पॉन इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड। इन दोनों फंड में वो 3-3 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सर, मैंने कहा कि टाइम होराइजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इनको लगता है कि अगर थोड़ा सा विचार करें और उनको लगे कि इनके पास नहीं 5 साल का समय भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं कितना टाइम है, थोड़ा सा समय लगाइए उस पर। अगर 5 साल के करीब समय है, तो मुझे लगता है कि जो एग्जिस्टिंग फंड्स है
वो काफ़ी अच्छे हैं। जैसे पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड है, उसमें 4 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं और बाकी जो 2 फंड हैं, उन दोनों में एक इंडेक्स फंड है निफ्टी 50 और एक कोटक इमर्जिंग फंड है। उन दोनों में 3-3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक की फैक्टर ये है कि इनका टाइम होराइज़न कितना है, क्योंकि टाइम होराइज़न ही आपको मदद करता है डिसाइड करने में कि आप कितना रिस्क ले पाएँगे। नीता, आपके लिए ये सवाल का जवाब जो कि हेमंत जी दे रहे हैं, इसके अलावा भी अगर आप कोई सवाल हमसे पूछना चाहती हैं तो फिर हमारा अपना सवाल यूट्यूब पे ही आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, व्हाट्सएप भी कर सकती हैं। अच्छा, वो तमाम दर्शक जो कि चाहते हैं कि हम उन्हें संपर्क करें, तो अपना जो नंबर है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सवाल अगर आप यूट्यूब पर पूछना चाहें तो यूट्यूब के भी सवाल जो हैं हम शो में शामिल करते हैं, व्हाट्सएप के सवाल भी हम शो में शामिल करते हैं। बस व्हाट्सएप पर क्योंकि हमें आपका नंबर मिल जाता है तो आपको जो है लाइव हम शो में जोड़ते हैं हमारे एक्सपर्ट से बात करने के लिए, लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग भी करवाने के लिए। तो व्हाट्सएप नंबर 9619873567 जो कि आपको नोट डाउन करना है तुरंत से ही। और साथ ही चैनल का यूट्यूब भी है, उस यूट्यूब में बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर की प्लेलिस्ट भी है जहाँ पर जाके आप हमारे सारे पुराने शोज़ भी देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में एक एक करके सवाल छोड़ सकते हैं और उन सवालों को हम शो में शामिल करेंगे। तो ये है हमारा पता जहाँ पर आप सीधा हम तक पहुँच सकते हैं। लेकिन चलिए शो को भी आगे बढ़ाने का समय हो गया है। सीधा रुख करती हूँ निवेश के गुरु मंत्र की ओर। हेमंत जी, निवेश का कौन सा गुरु मंत्र आज आप दर्शकों को देना चाहेंगे? वैसे तो बाजार की चाल जिस तरह से है और निवेश का जो एक सूत्र बांधना होता है उसके पीछे बहुत सारी ऐसी बुनियादी बातें जो आपको ध्यान में रखनी होती है, लेकिन ऐसा कौन सा मंत्र है जो अपने पूरे निवेश की जर्नी में आपको समझना है और उस पर अमल करना है? ये कविता हमेशा इन्वेस्टमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, जिनके ऊपर एज़ एन इन्वेस्टर आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि आपकी जो एसेट एलोकेशन है, उसको समय-समय पे रीबैलेंस करना ज़रूरी है, ताकि वो आपके टाइम होराइज़न और आपके जो रिस्क है, उसके हिसाब से वो बिल्कुल सूटेबल रहे। लेकिन साथ ही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो काफ़ी बार इग्नोर करते हैं हम। जब हम इक्विटी पोर्टफोलियो की बात करें, तो हमने थोड़ा इसके बारे में शो में पहले भी बात की, कि उसमें जो आपका सेगमेंट वाइज़ एलोकेशन है, उसमें भी आप अपनी रीबैलेंस कीजिए। यानी कितना एक्सपोज़र लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में है। कभी-कभी मार्केट ऐसी सिचुएशन में होता है कि आपको पता है कि इमर्जिंग ट्रेंड है, जहाँ पे मिड कैप, स्मॉल कैप बेहतर रिटर्न दे सकते हैं लार्ज कैप में। तो ऐसे में भी आपको अपना ध्यान एलोकेशन टू डिफरेंट सेगमेंट में वहाँ पे थोड़ा रीबैलेंस करिए, क्योंकि उससे आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो रिटर्न में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो एसेट एलोकेशन में भी रीबैलेंस कीजिए और विदिन एसेट क्लास जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, वहाँ पे भी रीबैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर जहाँ तक रीबैलेंसिंग की बात है और एसेट एलोकेशन को डाइवर्सिफाई करने की बात है, अब अपने आप में बहुत सारी निवेश की कैटेगरीज ऐसी होती हैं हेमंत जी, जहाँ पर आप एक फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, एक मल्टी कैप ले लीजिए, एएमसीज जो है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लॉन्च कर रही हैं, हाइब्रिड ऐसी एक कैटेगरी है जहाँ पर आपका रिस्क मिटिगेशन से लेकर डाइवर्सिफिकेशन तक का ख्याल रखा जाता है। अब ऐसे में जब इतनी डाइवर्सिफिकेशन आपको एज अ प्रोडक्ट मिल रही है, इतने एसेट्स में आपका एक्सपोजर एज अ प्रोडक्ट आपको दिया जा रहा है, तो हम पोर्टफोलियो लेवल पर डाइवर्सिफिकेशन एसेट एलोकेशन को कैसे ध्यान में रखें? देखिए, कभी-कभी क्या होता है कि आप एक तो ब्रॉड एसेट एलोकेशन करते हैं आप, कि कितना पैसा आपका इक्विटी और डेट और हाइब्रिड में जाए। उसके अंदर भी अगेन डिपेंड करता है आपके किस तरह के गोल है, आपके किस तरह का रिस्क प्रोफाइल है। और कभी-कभी जैसे क्या होता है कि आप उसको रीबैलेंस भी करना चाहते हैं, क्योंकि आपका मान लीजिए टाइम होराइज़न जो था ओरिजिनली अगर 10-15 साल था और वो कम कम होके अगर वो 3-4-5 साल रह गया, तो उस समय पे भी आप रीबैलेंस कर सकते हैं। तो अगेन इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने कहा कि एक तो एसेट एलोकेशन विदिन एसेट्स और विदिन एसेट क्लास। आई थिंक जब हम डिफरेंट सेगमेंट्स की बात करते हैं, जैसे फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और हाइब्रिड में अगर हम बात करें इक्विटी एग्रेसिव हाइब्रिड फंड या फिर बैलेंस एडवांटेज, तो वहां पे तो सीधा इक्विटी एलोकेशन का प्ले है। बट विदिन इक्विटी अगेन डिफरेंट सेगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसा हम जानते हैं कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास एग्रेसिव है और अपने पोर्टफोलियो को आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव ना बनाएं। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके जो एलोकेशन है डिफरेंट सेगमेंट में, वो आप कैसे करें। उसके दो तरीके हैं, या तो आप अलग अलग सेगमेंट में इन्वेस्ट करें, या फिर आप ऐसी कैटेगरी को चुनें जहां पे रीबैलेंसिंग जो है वो फंड मैनेजर खुद करते हैं। तो जैसे हम जानते हैं फ्लेक्सी कैप की अगर हम बात करें, तो मेजोरिटी पैसा लार्ज कैप में, लार्ज एंड मिड में एटलीस्ट 35% दोनों सेगमेंट में, और बाकी फंड मैनेजर की मर्जी है कहाँ पे डालें। और ऐसे ही मल्टी कैप में 25% तीनों सेगमेंट में जाता है, बाकी पैसा जो है अमूमन लार्ज कैप में जाता है। तो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विद इन एसेट क्लास आप इस कैटेगरी को चुनते हैं, क्योंकि वही
आपके पोर्टफोलियो में, जैसे हम कहते हैं ना, हमेशा रिस्क और रिवॉर्ड में बैलेंस करेंगे। तो ये निवेश का गुरु मंत्र हुआ, लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओम प्रकाश का सवाल, जिन्होंने यूट्यूब से अपना सवाल हमें भेजा है, उनका सवाल लेते हैं। हेमंत जी, इन्हें 20,000 निवेश करने हैं 20 साल के लिए। कह रहे हैं कि फ़िलहाल उनका जो मकसद है वो केवल वेल्थ क्रिएशन का ही है। दिल्ली से इन्होंने अपना सवाल हमें भेजा है, यूट्यूब पर देखते हैं हमें। बताइए, 20,000 रुपये 20 साल और वेल्थ क्रिएशन। सबसे पहले तो वेल्थ क्रिएशन से इन्होंने अगर शुरुआत ही की है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या बेहतर होगा कि अगर ये अपने फाइनेंशियल गोल्स को आंक लें, थोड़ा सा समझ लें और उसके बाद रणनीति अपनाएं? क्या कहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल, आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट अच्छी बात ये है कि कहीं न कहीं शुरुआत कर रहे हैं, अपने आप को लंबा समय दे रहे हैं। इन्होंने कहा 20 साल का इनके पास समय है, पर जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कविता, इंपॉर्टेंट है कि जब आप प्रोसेस शुरू ही कर रहे हैं, तो अपने जो डिफरेंट गोल्स हैं, इन्वेस्टमेंट गोल्स, उनको आप थोड़ा-सा एस्टेब्लिश कर लें, क्योंकि हर गोल का समय अलग होता है, हर गोल का पोर्टफोलियो और एसेट एलोकेशन अलग बनता है। तो शुरुआत करने के लिए वेल्थ क्रिएशन अच्छा है, बट आई थिंक जैसे-जैसे थोड़ा-सा एक्सपीरियंस मिले, तो कोशिश कीजिए कि अपने बाकी गोल्स को भी आप अच्छे से एस्टेब्लिश करके टाइम होराइज़न देके डिसाइड करें कितना पैसा हर गोल के लिए आपको चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अब जैसा इन्होंने कहा कि वेल्थ क्रिएशन गोल है, लंबा समय है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनका जो ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली जो एलोकेशन है वो इक्विटी में होना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसी एसेट क्लास है जहाँ पे आप इन्फ्लेशन को बीट करके रियल रेट ऑफ रिटर्न पॉजिटिव कमा पाएँगे। तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने पहले कहा कि एलोकेशन टू डिफरेंट सेगमेंट्स पे भी ध्यान रखना है। तो 4 फंड मैं इनको रिकमेंड कर रहा हूँ, 5-5 हज़ार रुपए ये चारों फंड में लगा सकते हैं। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड, और निप्पॉन इंडिया या एचडीएफसी में से, दोनों में से, और या 3 फंड इनफैक्ट हमने बात की थी स्मॉल कैप की, उनमें से कोई एक स्मॉल कैप फंड। इम्पोर्टेंट है, लंबा समय है, थोड़ा-सा एग्रेशन पोर्टफोलियो में होगा तो ठीक है, क्योंकि लार्ज एंड मिड है और मल्टी कैप है, तो दोनों में भी आपको लार्ज कैप वहाँ पे एलोकेशन मिल रहा है। तो ये 4 फंड है, इनसे शुरुआत कीजिए। बट जैसा कविता आपने बिल्कुल ठीक कहा, आई थिंक मुझे लगता है इनके लिए इम्पोर्टेंट है, प्रोसेस शुरू करके साथ-साथ बाकी जो गोल्स हैं उनको भी एस्टेब्लिश करें और उनके लिए भी प्लान करें, ताकि आपको पता चले कि जो आपके रिसोर्सेज की जो एलोकेशन है, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से सही जगह पे हो रही है। चलिए, ओम प्रकाश जी का ये सवाल का जवाब, और रोज़िता का सवाल मैं लूँगी। और इन्होंने अपना सवाल हमें भेजा है यूट्यूब से ही। ये कह रही हैं कि इनका जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है वो लगभग 3 करोड़ की वैल्यू पर है, इक्विटी और डेट फंड सब कुछ मिलाकर। इन्हें समझना है कि एलोकेशन किस हिसाब से किस एएमसी में करना चाहिए। और रोज़िता, बहुत अच्छा होता अगर आप हमारे साथ फ़ोन लाइन पर भी होती, क्योंकि जो आपके पूरे पोर्टफोलियो की वैल्यू है, बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा हम इन डेप्थ जाएँ, बारीकी में जाएँ और आपको सही सलाह दें। लेकिन फ़िलहाल जो जानकारी हमारे पास है, मैं उसकी राय ज़रूर लूँगी हेमंत जी से। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना सवाल आप हमें या तो डिटेल में भेज दें यूट्यूब पर ही कमेंट बॉक्स में, यहाँ कंफर्टेबल नहीं है तो अपना सवाल हमें व्हाट्सएप भी कर सकती हैं। नंबर बार बार फ्लैश होता रहता है शो पर, ऊपर भी फ्लैश होता है, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल हेमंत जी, डिटेल्स में कमी है, बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो की वैल्यू भी है, तो जो सवाल है इनका, बताइए क्या जवाब होगा? कविता, मुझे लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। यूजुअली सवाल पूछे जाते हैं कि पोर्टफोलियो में आइडियली कितने फंड हों, तो हम हमेशा बात करते हैं, लेकिन साथ ही हमने ये भी देखा है ओवर द इयर्स कि ऐसे पोर्टफोलियो भी हमारे पास आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि पूरा पैसा जो है एक ही एएमसी में लगाया है, और हम हमेशा कहते हैं कि एक ही एएमसी कितने भी अच्छे फंड्स हों, उसमें पूरा पैसा लगाना कभी भी ठीक नहीं है। तो हम हमेशा कहते हैं कि एक से ज़्यादा और उसके एएमसी आपके पास हो। उसका कारण ये है कि हर एएमसी की अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है। जब आप मार्केट लिंक प्रोडक्ट में आते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप डिफरेंट फंड हाउस की जो एक्सपर्टीज है उसका फायदा उठाएं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक से ज्यादा एएमसी रखें। अब ऐसा कोई आइडियल नंबर नहीं है, बट ब्रॉडली मैं कह सकता हूं, जैसे वो डिपेंड करता है, जैसे आपने कहा कि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की कमी है कि किस तरह का पोर्टफोलियो है, कितना पैसा डेट में, कितना पैसा इक्विटी में, कितना पैसा हाइब्रिड में, उसके ऊपर है। बट आई थिंक 3 करोड़ के पोर्टफोलियो के लिए 4 या 5 एएमसी हो सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आप एएमसी से शुरुआत नहीं करते हैं, आप अपनी एसेट एलोकेशन करते हैं, फिर आप उन एसेट एलोकेशन के हिसाब से फंड चुनते हैं, कैटेगरी चुनते हैं, और फिर उसके बाद आप फंड चुनते हैं कि कौन से फंड आइडियली आपके पोर्टफोलियो में सूटेबल होंगे। तो ये इस डायरेक्शन से जब जाते हैं, तब आप देखते हैं कि मान लीजिए आपको फ्लेक्सी कैप एक फंड चाहिए, तो कौन सा फंड हो सकता है, लार्ज एंड मिड में कौन सा हो सकता है, मिड कैप स्मॉल कैप में कौन सा हो सकता है। इस तरीके से आप अपना पैसा जो है डाइवर्सिफाई करते हैं डिफरेंट एएमसीज के अंदर,
ऐसा नहीं है कि आप एएमसी चुने और फिर फंड चुने, वो एक सही तरीका नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, कभी-कभी हमारी किसी ब्रांड के लिए प्रेफरेंस रहती है, बट मुझे लगता है म्यूचुअल फंड में इंपॉर्टेंट है क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो एंड सूटेबिलिटी, क्योंकि सारे के सारे एएमसी जो हैं वो सेबी रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। सेबी रेगुलेशन बहुत ही अच्छे से डिफाइंड है, बहुत ही क्लैरिटी है, तो उस लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप अपने एसेट एलोकेशन बनाएं, फंड कैटेगरी चुने और फिर जाके फंड्स को चुने, और उन फंड्स को चुने जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पोर्टफोलियो क्वालिटी अच्छी हो। अपने आप जब इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पैसा कुछ एएमसीज में बटेगा, और जैसा मैंने कहा ब्रॉडली अगर आप नंबर देखें तो 4-5 एएमसी डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होंगे। ऑल राइट रोजिटा, जितनी इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी थी उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपको हमने सलाह दी है, लेकिन आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना सवाल या तो आप यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में डिटेल पर दे दें या तो व्हाट्सएप कर दें अपना सवाल, ताकि आपका नंबर हमें मिल जाए और हम आपको फ़ोन से लाइव शो में भी जोड़ सकें। इसी के साथ हेमंत जी समय ख़त्म हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला और ख़ास पेशकश में दर्शकों का मार्गदर्शन किया। धन्यवाद। चलिए इसी के साथ बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाज़त दे, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से हमारा व्हाट्सएप नंबर जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए नोट डाउन करना, फटाफट इसे नोट डाउन कीजिए। और अगर हमारा शो हमारे रेगुलर टाइमिंग्स पर आप नहीं देख पाते हैं, जो कि रोज़ाना शाम को 4 बजे और 8 बजे रात को, तो भी कोई बात नहीं, यूट्यूब पर चले जाइए और यूट्यूब पर हमारे शो देख लीजिए। कोई सलाह आपसे मिस हो गई है तो वो भी आपको मिल जाएगी अगर आप यूट्यूब पर हमारा शो देखेंगे। साथ ही अपने सवाल भी छोड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि आपकी हम फाइनेंशियल प्लानिंग करवा सकें हमारे एक्सपर्ट से। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।